वेलकम स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मौर्य उत्तर काल, जिसमें है ब्राह्मण साम्राज्य, शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश और चेदी वंश। तो आज हम सिर्फ पढ़ेंगे शुंग वंश और कर्ण वंश, ठीक है। इससे पहले आपने देखा होगा कि मौर्य काल के बारे में पढ़ा था। मौर्य काल में कौन कौन आते हैं? चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक। ये तीनों मेन राजा थे मौर्य काल के। इन्होंने बहुत अच्छा शासन चलाया था अपने शासनकाल में। लेकिन इनके बाद इसके बाद के जो भी शासक थे उनका शासनकाल अच्छा नहीं रहा। इस तरह से मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगा। इसलिए यहाँ पर सबसे लास्ट का जो माना जाता है, आखिरी अंतिम राजा, वो है बृहद्रथ माना जाता है, ठीक है। उसने भी काफ़ी अच्छा शासनकाल नहीं किया, धीरे धीरे कमज़ोर हो गई शासन और यह खत्म होकर मौर्योत्तर काल की ओर बढ़ने लगी, ठीक है। अब यहाँ से मौर्य काल समाप्त होता है, मौर्योत्तर काल शुरुआत होती है। तब यहाँ से अब शुंग वंश की नींव पड़ जाती है, ठीक है। शुंग वंश की नींव पड़ जाती है और यहीं से ही हम ब्राह्मण साम्राज्य का उदय मानते हैं, क्योंकि जो शुंग वंश की स्थापना जिसने की थी वह खुद ब्राह्मण जाति का था और उसने ब्राह्मण जाति को आगे बढ़ाने के लिए ही शुंग वंश की स्थापना हुई। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोग का, शुंग वंश की स्थापना किसने की थी, ठीक है। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? अब इसका हम लोग डिटेल देखते हैं। शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में ब्राह्मण मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुंग द्वारा अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या करके की गई थी। कहने का अर्थ यह है कि जब शुंग वंश की स्थापना हुई उस समय लास्ट हम लोगों ने पढ़ा है कि मौर्य काल का लास्ट जो राजा था वो कौन था? वो बृहद्रथ था, ठीक है। तो बृहद्रथ की हत्या की किसने हत्या की? तो उसी के सेनापति ने की। उसके सेनापति का नाम क्या था? पुष्यमित्र शुंग, जो कि वो ब्राह्मण जाति का था, ठीक है। जो कि वो कौन था? ब्राह्मण जाति का था और उसी ने बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की नींव डाली। शुंग शासक ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? ठीक है, तो शुंग शासक ने अपनी राजधानी विदिशा स्थापित की, जबकि मौर्य काल में उनकी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी। तो इन्होंने पाटलिपुत्र से चेंज करके विदिशा अपनी राजधानी को स्थापित किया, ठीक है। तो इस प्रकार से शुंग वंश अब आगे बढ़ने लगा था। अब शुंग वंश के इतिहास के विषय में, ठीक है, शुंग वंश के इतिहास के विषय में जो कुछ जानकारी हैं, कुछ स्रोत हैं, वो हमको कहाँ से मिलते हैं? तो हम लोग देखते हैं वो हमको कहाँ से मिलते हैं। शुंग वंश के इतिहास के विषय में जानकारी के मुख्य स्रोत हैं, वो हमको मिलते हैं बाणभट्ट जिनकी रचना हर्षचरित थी, ठीक है। ये जो बाणभट्ट हैं इनकी रचना हर्षचरित है। इसमें शुंग वंश के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा है पतंजलि, इस रचना में महाभाष्य, पतंजलि की जो रचना है महाभाष्य, उसमें हमको जानकारी मिलती है शुंग वंश की। और एक रचना है कालिदास की, ठीक है। कालिदास वैसे तो गुप्त काल के कवि थे, लेकिन उन्होंने गुप्त काल में ही कई रचना लिखी थी। उसमें इन्होंने बताया था कि उनकी रचना में कि मालविक अग्निमित्रम एक उनकी रचना है जिसमें कि शुंग वंश का वर्णन मिलता है। इसी प्रकार और भी कई ग्रंथ हैं, जैसे कि बौद्ध धर्म से भी हमको शुंग वंश की इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार से ये सारे स्रोत हैं जिससे हमें शुंग वंश के बारे में जानकारी मिलती है, ओके। अब आगे देखते हैं, इंडो यूनानी शासक मेनांडर को किसने पराजित किया था, ठीक है। तो पहले ये देखते हैं कि इंडो यूनानी शासक ये कौन था। तो ये मेनांडर जो था वो हिंद यूनानी शासक था जो कि भारत पर आक्रमण किया था, ठीक है। ये भी एक अच्छा शासक था जो कि भारत पर आक्रमण किया था, लेकिन विदेशी शासक था, ठीक है। ये विदेशी शासक था। तो इसे भी पराजित कौन किया था? इसको पराजित भी पुष्यमित्र ने किया था। पुष्यमित्र शुंग ने इसे पराजित किया था, ठीक है, इसको हराया था। पुष्यमित्र शुंग ने कौन सा यज्ञ किया था और कितनी बार किया था, ठीक है। तो पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किए थे। उसने अश्वमेध यज्ञ करवाए थे 2 बार। वो भी इसके लिए पतंजलि ने अश्वमेध
यज्ञ कराए थे। पतंजलि जो कि उनके दरबार के रहते थे, उनके दरबार में रहते थे, पुरोहित थे, है ना। जो भी यज्ञ का या फिर जो भी ये सब काम था वो पतंजलि ही करवाया करते थे पुष्यमित्र के शुंग के दरबार में, है ना। तो पतंजलि जो है बहुत पुराने हैं और वो उसी समय से चले आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं मनुस्मृति की रचना कब हुई थी। तो मनुस्मृति की भी रचना शुंग काल में हुई थी और इस स्मृति की रचना मनु ने खुद की थी। उसने खुद इस रचना के बारे में बताया था या फिर लिखा था। ठीक है, भरहुत स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। तो भरहुत स्तूप का भी निर्माण किसने करवाया था, पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। शुंग शासन चल रहा है तो शुंग के बारे में हम बात कर रहे हैं, शुंग वंश के बारे में, तो उसमें जो भी काम होगा वो शुंग वंशी होगा। ठीक है, और शुंग वंश के बाद यहाँ का एक और कौन राजा बना था, वो था अग्निमित्र, जो कि इसका पुत्र था, शुंगमित्र का पुत्र था। उसके बारे में भी कुछ बातें हैं। मालविका अग्निमित्रम, कालिदास जी की जो रचना है उसमें ये बताया गया है कि जो अग्निमित्र है और मालविका हैं उनके प्रेम विवाह के बारे में वर्णन किया गया है, बताया गया है। तो जो अग्निमित्र है ये वही पुष्यमित्र का पुत्र है, जो कि पुष्यमित्र शुंग के बाद ये भी कुछ समय के लिए शासन करता है। ठीक है, और अपने साम्राज्य को थोड़ा आगे बढ़ाता है, कुछ कुछ काम करता है, पर इसके बारे में उतना वर्णन नहीं है। ओके, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। अब शुंग वंश के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हमें जानना ज़रूरी है, एग्ज़ाम की दृष्टि से आते हैं, कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो अब हम उसको देखते हैं नोट के रूप में। ठीक है, देखिए, इस काल को वैष्णव धर्म के उत्थान का भी काल कहा जाता है। शुंग वंश का जो काल था उसे वैष्णव धर्म के उत्थान का भी काल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब मौर्य काल थे उस समय बौद्ध धर्म, अशोक ने क्या किया था, बौद्ध धर्म को अपना लिया था, है ना। अपनाने के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार को बहुत ज़्यादा बिखेर दिया था। उन्होंने अपने पुत्र और पुत्री को श्रीलंका भी भेजा था इसके प्रचार प्रसार के लिए। तो इस तरह से जब उनको ऐसा लगा कि हमारा जो धर्म है वो ख़त्म हो रहा है, समाप्त हो रहा है, तब उन्होंने वैष्णव धर्म के उत्थान के लिए इस लड़ाई को लड़ा। ठीक है, इन्होंने मौर्योत्तर काल को उत्पन्न किया और इतने आगे बढ़ा और इसे आगे बढ़ाया और अपने जाति को भी आगे बढ़ाया। इस प्रकार से उन्होंने अपने धर्म और जाति को आगे बढ़ाने के लिए ही ये लड़ाई की थी, ताकि और कोई धर्म आकर के इससे बड़ा ना हो जाए। और क्या था, ब्राह्मणों को सबसे ऊंचा माना जाता था, तो धीरे धीरे वो पीछे होते जा रहे थे, तो ये भी उसका एक कारण था। ठीक है, यही सारे जो कारण थे जो कि शुंग वंश की स्थापना करते हैं। ठीक, फिर दूसरा आता है वही मालविका अग्निमित्रम में अग्निमित्र और मालविका के प्रेम कहानी का वर्णन है। ये तो आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था। अब आगे एक और देखते हैं। इस काल में जो स्तूप थे वो पाषाण की रेलिंग के बनाए गए थे। ठीक है, पाषाण के, क्योंकि मौर्य काल में जो स्तूप थे उनकी रेलिंग लकड़ी के बनाए जाते थे। ठीक है, मौर्य साम्राज्य में जो स्तूप थे उनकी रेलिंग लकड़ी की बनाई जाती थी। अच्छा, स्तूप की शुरुआत किसने शुरू की थी, तो ये अशोक के समय से हुआ था। स्तूप बनाने की जो शुरुआत थी वो अशोक के समय से हुआ था। बस ये था कि उनके काल में जो रेलिंग बनाए जाते थे उसके वो लकड़ी के थे, लेकिन शुंग वंश में पाषाण के बनने लगे, क्योंकि लकड़ी के जो रेलिंग थे वो ख़राब हो जाया करते थे, और जब पाषाण के बने तो वो कुछ भी पड़े, धूप पड़े, बारिश पड़े, तो वो जल्दी ख़राब नहीं होते थे और ठीक ठाक रहते थे। इसलिए पाषाण की रेलिंग बनाए गए शुंग वंश में। तो यहाँ से शुंग वंश का समाप्त हो जाता है। उसके बाद स्थापना होती है कर्ण वंश की। तो कर्ण वंश की स्थापना की तिथि है 73 ईसा पूर्व से 28 ईसा पूर्व। ठीक है, कर्ण वंश के संस्थापक कौन थे, कर्ण वंश के संस्थापक वासुदेव थे। तो कर्ण वंश के संस्थापक कौन थे, वासुदेव थे। कर्ण वंश, इस वंश में इसके वंश की जानकारी बहुत कम है, बहुत ही कम है। कर्ण वंश का अंतिम राजा कौन था, कर्ण वंश का अंतिम राजा सुशर्मा था। तो इसके बारे में जानकारी बहुत ही कम है। फिर भी कर्ण वंश कोशिश किए थे ये भी ब्राह्मणों को आगे लाने के लिए, अपनी जाति को बढ़ावा देने के लिए, ब्राह्मण जाति को, है ना। उसके बाद देखिए इसमें क्या था, कर्णों के शासन में मगध की सीमा सिमट कर बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश तक रह गई थी। क्या होता था कि इनका शासन जब आया तब तक जो क्या बोलते हैं, इनका क्षेत्र था वो बहुत कम हो गया था, बहुत ही कम हो गया था। लोग अलगाव हो गए थे और कई क्षेत्र थे जो स्वतंत्र हो गए थे। कर्णवंशी राजा के बारे में विस्तृत जानकारी का अभाव है। हाँ, कुछ सिक्के ऐसे मिले
जिन पर भूमि मित्र खुदा हुआ था, जिनसे यह अनुमान लगाया जाता है कि इस काल में जारी किए गए होंगे। ठीक है, ये भी क्लियर नहीं है कि इस काल में जारी किए गए होंगे। तो ये हमने 2 वंशों के बारे में देखा जो कि ब्राह्मण जाति से संबंधित थे। अब इसके आगे के वीडियो में हम आगे देखेंगे, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियोज़।